हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। हम वेरी वेरी जिसको बोलते हैं ना, बड़ा वाला थैंक यू मेरे तरफ से आप सभी को, इतना सारा सपोर्ट इस चैनल को देने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाते हैं, लेकिन ये कोरोना सबको, जिसको बोलते हैं ना, जिसको नहीं भी बदलना चाहिए उसको भी बदला है। तो इस हिसाब से हम लोग भी इसमें बदल चुके हैं और अपने सभी लोगों के लिए यूट्यूब चैनल इंसेंटिव पटना लाया गया और आप लोगों ने बहुत ढेर सारा इसको प्यार दे रहे हैं और देते रहिए। और हाँ, जो लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू रख सकें। कम से कम इस पूरे सिलेबस को तो जरूर कवर किया जा सके, इतना तक तो करेंगे ही, क्योंकि चैनल बन गया, इसको बीच में हम लोग बंद कर नहीं सकते हैं। और इतना सारा आप लोगों का प्यार है, इतना सारा अफेक्शन है हम लोगों के प्रति, तो हम लोगों का मजबूरी है, हम लोगों का दायित्व है कि आप लोगों के इस लव को, इस अफेक्शन को, इस जिसको बोलते हैं हम लोगों के प्रति जो आप लोगों ने दिखाया है, इसको व्यर्थ न जाने दें। एक भरपूर सहयोग आप लोगों का प्राप्त हो रहा है, तो इस सहयोग को अच्छे से एक सही दिशा में लेकर के जाएं। देखिए, चलिए अब डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा फालतू बकवास नहीं। आज अगर आपको मालूम होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और कल का वीडियो आप लोग देखे हैं? नहीं देखे उसको जरूर देखिए। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं ना, उनसे हम एक अपील करना चाहेंगे, वीडियो को कभी बीच में छोड़ करके मत देखिएगा कि पार्ट 1 देखे, पार्ट 2 देखे, पार्ट 3 नहीं देखते हैं, पार्ट 4 देखते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरे चीज़ों को सिस्टमेटिक सीरियल वाइज पढ़िए, ठीक है, पूरे सीरियल एक नंबर से पढ़िए। और हम लोग घर से प्रयास कर रहे हैं कोई भी टॉपिक न छूटे। और देखिएगा, हर एक आप थंबनेल देखिएगा वीडियो का, तो उसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैट 1, इलेक्ट्रोस्टैट 2, इलेक्ट्रोस्टैट 3, इस टाइप से आपको सीरीज में मिलेगा और आपको पहचानने में इजी हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना, उस पर नंबरिंग, जैसे टॉपिक का नाम दिया। सबसे फर्स्ट वीडियो मार्किंग स्कीम का है और उस पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। जो लोग नहीं देखे जरूर देखिए। और दूसरा वाला जो है, जिसको चार्ज बोले हैं, आप जरूर देखें उस पार्ट को भी, हर एक पार्ट को जरूर से जरूर देखें, तब आप एक सिस्टमेटिक मैनर में इस चैनल को समझ पाइए। और हाँ, एक मेरे पास लोग बोल रहे थे कि सर जी आपके चैनल पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, जेई नीट वगैरह। तो देखिए, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई लोग बोल रहे थे एनसीईआरटी नहीं लिखे हैं, या क्या एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे भाई, पढ़ाने के लिए जो है ना, आपको जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, पहली बात तो हम पढ़ा नहीं रहे आप लोगों को, ठीक है, सिखा रहे हैं। तो पढ़ाने और सिखाने में फर्क होता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे फर्स्ट वाला बात करना कि एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और जो बहुत सारे रेशनिक हेल्डे और तमाम तरह के जो मार्केट में किताबें अवेलेबल है, तो आप सारे किताबों को पढ़िए, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आपको पढ़ने का एक शॉर्टकट तरीका हम यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, बार बार इसको समझने का प्रयास करते हैं देख करके, तो आपको किसी अलग सोर्स के लिए जाने का जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हम जो है ना, पूरे जो मार्केट में बुक अवेलेबल है, जो आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक मैनर में जो सही हो सकता है, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस के लिए। अच्छा, कोई लोग बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है, जैसे लोग बहुत बड़े बड़े ऐसे चले जाते हैं संस्थान वगैरह में, पैसा तो जानते हैं बहुत सारा लगता है, और फिर वहाँ के बाद लोग बोलते हैं ना, सर जी किन्हीं किन्हीं का बेटा तो फेल कर जाता है, किन्हीं किन्हीं का भाई फेल कर जाता है। बड़े से संस्थान में गया, वहाँ पे गया, खूब पढ़ा, जेई पास कर गया, मेंस निकल गया, मेंस में पूरा घर में पूरा खुशी का माहौल है, लेकिन बोर्ड का रिजल्ट आया, पता चला बेटा तो गया, अब फिर से एक साल आना है। देखिए, पढ़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक लेवल पे हम लोग फोकस करें कि नहीं अब ओनली और ओनली न्यूमेरिकल सीखते चले। इधर थ्योरी पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल न्यूमेरिकल उठाए, न्यूमेरिकल बना, न्यूमेरिकल बना, न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई को एक देखिए, ऐसा नहीं है ना कि पढ़ाई केवल न्यूमेरिकल पे फोकस है, जो जिसको न्यूमेरिकल आता है उसी को फिजिक्स आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और जो न्यूमेरिकल हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखेंगे, लेकिन उस न्यूमेरिकल के साथ एक बेस बना करके सीखेंगे। मैक्सिमम लोग पहली बार देख रहे हैं, क्लास 12 में फर्स्ट बार आए हैं, तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखिए और ऐसा टेंशन नहीं लीजिए कि बराबर बहुत हार्ड है। ऐसा हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। और जहाँ तक मेरा विषय यानी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपको मालूम होगा, फिजिक्स का विषय तो हार्ड है ही नहीं, ये तो सबसे आसान है, बहुआ वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है ना, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब लॉ या कूलम्ब लॉ, ठीक है। और आपसे अपील करना चाहेंगे कि आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मेरे सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वेक्टर का वीडियो गया है और उसमें वेक्टर को जोड़ने के लिए आपको बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे ना, इसको यहीं पे पॉज कीजिए, रोकिए और उस वीडियो को पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि बीच में अगर कुछ ऑपरेशन होता है ना तो आप नर्वस हो, आप कंफ्यूजन में हो, इन सब चीजों से बचने से अच्छा है आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। देखिए आशा करते हैं आप लोग देखे होंगे, ना देखे तो जाकर देखिए जल्दी, ठीक है ना। सबसे पहले कूलम्ब लॉ, चलिए अब कोई बकवास नहीं, टॉपिक कहते हैं, ठीक है। देखिए सब लोग को फिर से याद दिलाता है कि अगर एक प्लस है ना और दूसरा वाला भी प्लस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। एक वाला माइनस है, दूसरा वाला भी माइनस है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, याद है ना। देखिए अगर एक प्लस है दूसरा वाला माइनस है ना, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर पहला वाला माइनस हो दूसरा वाला प्लस हो ना, फिर भी इस सिचुएशन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये आपको हम सबसे फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रहे हैं, अब तो समझ आ गया होगा। देखिए प्लस प्लस रिपल्स करेगा, माइनस माइनस रिपल्स करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है, अगर दो सेम सेम रहे ना, या तो दो प्लस प्लस रहे या तो दो माइनस माइनस रहे, दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगा। बताया था ना, एग्जांपल याद आ रहा है, दो अगर सेम नेचर का भाई भी हो ना, दोनों आपस में लड़ता है, दो बहन भी हो खूब लड़ेगा, लेकिन अगर एक कोल्ड हो एक थोड़ा हॉट हो चलेगा, ठीक, गठबंधन बढ़िया चलता है, आप जानते हो इस बात को। तो अगर एक माइनस है एक प्लस है चलेगा, दोनों प्लस है रिपल्स करेगा, दोनों माइनस है रिपल्स करेगा। देखिए लेकिन इन सब जो रिपल्स है, अट्रैक्ट है, रिपल्स है, अट्रैक्ट है, इसको हम सिंपल नेचर में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ना नेचर ऑफ फोर्स। इस चीज को क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ फोर्स। यानी दो को प्लस है दूसरे से दूर जाएगा, दो को माइनस है दूर जाएगा, एक प्लस एक माइनस नजदीक आएगा, इतना तक ठीक है। लेकिन कूलम्ब साहब क्या है ना, कूलम्ब साहब बताए कि अगर एक प्लस है और दूसरा वाला भी प्लस है, एक प्लस है दूसरा वाला भी प्लस है, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, लेकिन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इसको बताने के लिए जो फार्मूला बना, जो नियम दिया गया, उसी नियम को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब लॉ। तो सबसे पहले अगर आप सबसे पूछे ना कूलम्ब लॉ को सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज का महत्व क्या है, तो सबसे पहले आपको यह बोलना है ना कि इट, लिखते हैं, देखिए एक बार लिख देते हैं, इट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ओके, हाँ देखिए मेरे भाई सब लोग ध्यान दीजिए, कूलम्ब लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, इसको बताने के लिए जो फार्मूला बना है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब लॉ। एक चीज और बताते हैं, देखिए कूलम्ब लॉ हमेशा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पहला चार्ज है, ये मेरे पास दूसरा चार्ज है, अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, जब भी ये दोनों चार्ज पार्टिकल रुका हुआ रहेगा ना, तभी इनके बीच में कूलम्ब लॉ होल्ड कर सकता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल चलेगा ना तो कूलम्ब लॉ होल्ड नहीं करेगा।
आपको हम बताएंगे कूलम्ब लॉ का कुछ डिमेरिट्स लिखने के लिए कि कूलम्ब लॉ का डिमेरिट्स क्या है, कूलम्ब लॉ कहाँ पे होल्ड नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले कूलम्ब लॉ को तो सीखते हैं, पहले इनका खूबी सीखेंगे, फिर सीखेंगे ना कूलम्ब लॉ कहाँ पे नहीं लग सकता है, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल भी सीखेंगे कूलम्ब लॉ से रिलेटेड, आपको कुछ बताएंगे न्यूमेरिकल। देखिए बहुत सिंपल है, सिग्निफिकेंस तो बताया आपको। पहला चार्ज पार्टिकल इसको बोलिए Q1। अच्छा अभी हम प्लस माइनस का झंझट नहीं लेते हैं कि चार्ज मेरा प्लस है चार्ज मेरा माइनस है, सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कैसा दिया गया है। प्लस बोलेगा तो प्लस लेंगे, माइनस बोलेगा तो माइनस लेंगे, खैर कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ना। देखिए ये मेरे पास पहला चार्ज पार्टिकल है, ये मेरे पास दूसरा चार्ज पार्टिकल है। अच्छा पहला वाला तो हमने बोला है Q1, दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल को बोला है Q2। रियली में इतना बड़ा बड़ा नहीं है, लोग बोलते हैं ना सर जी दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा लिख देते हैं, उससे बचने के लिए इतना बड़ा नहीं है। रियली में ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट कहने का मतलब होता है ना बहुत बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। पॉइंट चार्ज करने का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल को पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग बोले हैं r। ध्यान दीजिए क्या बोले कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, पहला वाला Q1 दूसरा वाला Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। देखिए लिखते कैसे हैं, पहला वाला चार्ज मेरे पास कितना है 2, पहला वाला का वैल्यू Q1 दूसरा वाला का वैल्यू Q2। अच्छा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस का वैल्यू कितना है r। अब कूलम्ब साहब आपको बताए थे, न्यूटन साहब का कॉपी किए, अब कॉपी किस महीने में किए, उन्होंने इनवर्स स्क्वायर फार्मूला दिया था, इन्होंने भी फार्मूला दिया इनवर्स स्क्वायर का ही। अब कैसे एकदम जीरो लिखिए। देखिए इनका दो नियम है, सबसे पहला नियम क्या बोलता है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, फिर से सुनिए आराम से, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वह इन दोनों चार्ज के मल्टीपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज। लिखते हैं, देखिए फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसका वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। नहीं पता चला? इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू में किसको, Q2 को। और इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। अच्छा दूसरा वाला इनका नियम क्या बोलता है, दूसरा वाला नियम बोलता है ना कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या बोलेंगे इसको, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए कैसे लिखते हैं, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, अभी तो सुना था यार, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पता चला दो नियम है। पहला वाला क्या बोलता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और अगर दूसरा वाला नियम की हम लोग बात करें ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। पता चला, कूलम्ब साहब ने दो नियम दिए। पहला वाला क्या बोले, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा वाला नियम क्या दिया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। देखिए अगर इसको 1/r² बोलिएगा ना, अगर इसको 1/r² बोलेंगे ना, तब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। लेकिन अगर r² बोलिएगा ना, तो केवल और केवल बोलना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए दो नियम समझ में आए। इसके बाद दोनों को आपस में मिलाना है, और मिलाने के बाद एक फार्मूला बनेगा। आज हम लोग इनका हर एक एस्पेक्ट को सीखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए दवाई देंगे आप लोग को। कोई लोग सोचते हैं ना, सर जी मेरे बस का नहीं है न्यूमेरिकल बनाना है, सब कुछ बस में है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो आपसे बड़ा है, आप सबसे बड़े हैं। बस हिम्मत रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब एक बार हम फिर से नए सिरे से लिखते हैं। एफ पहला वाला इक्वेशन आपका क्या था, Q1 Q2, इसको बोले इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट, अभी पता है आपको। दूसरा वाला एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसको क्या बोले, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, करेक्ट। अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखिए क्या होगा। तो आप देखिएगा ना, फर्स्ट और सेकंड को जे भी लेंगे हम लोग, तो प्रोपोर्शनली का साइन प्रोपोर्शनली दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड में कौन सा, r²। लेकिन देखिए ना, हम लोग प्रोपोर्शनली का मतलब सीधा सा होता है ना कि इन सब चीजों पे ये फोर्स डिपेंड करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग जब बनाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे, तो इस प्रोपोर्शनली को इक्वल टू बराबर में बदलना जरूरी है। और बराबर में बदलने के लिए जानते हैं एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को बोला गया है के। ऐसा मत सोचिएगा ना मेरा नाम के से स्टार्ट होता है इसीलिए के दे दिया गया, नहीं, पूरा दुनिया के मानता है, आप भी इसको क्या मानिएगा, के। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, के Q1 Q2 डिवाइड में r²। कोई लोग सोच रहा होगा ना, सर जी के का कुछ नाम तो होगा ना। हाँ, वैसे मेरा नाम जानते हैं आप? के को हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट। क्यों, ये फार्मूला कूलम्ब साहब का दिया गया है, तो उनको भी इज्जत चाहिए ना, मेहनत का रिवार्ड तो उनको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इस के का नाम दिया गया है कूलम्बिक कांस्टेंट। देखिए क्या बोले कि पहला नियम है Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1, दूसरा 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को मिला दीजिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा कौन सा, r²। अच्छा, इस प्रोपोर्शनली का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आया कौन सा, k, और इस k का नाम क्या है, कूलम्बिक कांस्टेंट। देखिए एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू बदलता है। इस k का जो वैल्यू है ना, ये जो k है, इसका वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए। इस k के बारे में सीखते हैं, पहले थोड़ा सा, ज्यादा नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे पक्ष की ओर। देखिए ये जो कूलम्बिक कांस्टेंट है ना, k कूलम्बिक कांस्टेंट, ठीक है, वैसे सबके लिए k बहुत इंपॉर्टेंट है। इस k जो है ना, इस k का वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डिपेंड करता है यूनिट पे।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? यूनिट पे। यानी अगर आप सीजीएस में लेते हैं ना, जैसे चार्ज का 2 यूनिट बताए थे, एक कूलम बताए थे एसआई वाला, एक सीजीएस वाला बताए थे स्टेट कूलम। तो अगर आप इन दोनों का Q1 Q2 का R का अगर यूनिट बदलिएगा ना, तो इस K का वैल्यू बदल जाएगा, आपको हम दिखाएंगे। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? मीडियम बिटवीन चार्ज, हाँ ये पार्टिकल लिखा हुआ है, शॉर्ट है, ठीक है ना, पीएफ पार्टिकल। देखिए दो चीजें है, इस के का वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है? यूनिट पे, ठीक है। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जैसे देखिए मेरे पास पहला चार्ज पार्टिकल Q1, मेरे पास दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन सा? Q2 है। पहला चार्ज पार्टिकल है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल आपका कौन सा है? Q2 है। अभी हम लोग इसको एयर में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? एयर में। तो इसके लिए K का वैल्यू अलग होगा, लेकिन जब भी हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है ना वाटर में सबमर्ज कर दे, पानी में डुबो दे, ठीक है ना, तो पानी में डुबोने पर इस K का वैल्यू बदल जाएगा। यानी K का वैल्यू ऐसा नहीं सोचिएगा ना सर जी कांस्टेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। K का वैल्यू बदलता है कितने चीजों पे? दो। पहला किस पे? यूनिट पे। दूसरा किस पे? मीडियम बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा देखिए, अब एसआई के लिए हम लोग बात करते हैं इस K के बारे में। देखिए इस K का वैल्यू निकाला गया है, ठीक है, और 8.9858 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। आपको दिखाते हैं वो कैसे आया। अब बोलिएगा ये कैसे आया, हमसे मत पूछिए, ठीक है सर जी। इस K का वैल्यू कितना है? 8.98 इंटू में 578 इंटू में 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। देखिए ये वाला जो वैल्यू है ना वह एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। ये वाला वैल्यू कहाँ से निकाला गया? एक्सपेरिमेंट से। तो अगर आप इसको बोलिएगा वेरीफाई करने के लिए, तो आई होप दैट कि हमसे तो पक्का नहीं हो पाएगा। हाँ इसको याद रखिए, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड है, तो एक्सपेरिमेंट से हो सकता है। देखिए अब हम लोग इतने बड़े क्वांटिटी को बार बार नहीं लिखेंगे, वैसे भी 98 है ना, हम लोग इसको राउंड फिगर करेंगे। राउंड फिगर करने पर इस K का वैल्यू कितना लिखेंगे? तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। K का वैल्यू कितना मिला आपको? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है। अब हाँ लेकिन ये चीज आपका किस में है? SI में है। देखिए थोड़ा सा और K के बारे में भी सीखते हैं, उसके बाद आगे चीजों को सीखेंगे। हाँ इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि पता नहीं आप लोग भूल गए होंगे, भूले तो नहीं होंगे। देखिए K का क्या नाम है? K का नाम कूलम्बिक कांस्टेंट। देखिए इस K को एक और टर्म में लिखते हैं। ये वाला जो K है ना, इस K को कुछ और टर्म में हम लिख सकते हैं। और कैसे? इस K को अक्सर लिखा जाता है 1/4 पाई और ऐसा। अच्छा ये सिंबल कुछ नया लग रहा है, मैथ वाले लोग जानते होंगे इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं, लेकिन हम लोग के लिए बिलोंग्स टू बिल्कुल नहीं है। तो और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0। अच्छा ये 0 को नॉट पढ़ते हैं, यानी इस सिंबल को हम लोग बोलेंगे इप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को क्या पढ़ना है? इप्सिलॉन नॉट। यानी क्या देखें, इस K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो वो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट।
अच्छा बोला गया ना सर जी एप्सिलॉन नॉट पढ़ते होंगे, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग, लिख देते हैं एक बार, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान दीजिए क्या बोले, इसको पढ़ना क्या है? एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ना है इसको? एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा पूछेगा ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, अब भी कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। देखिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमिटिव, आपको एक टॉपिक पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसमें दो चीजें पढ़ाएंगे आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, सब कुछ का तो वेट करते हैं, मेरा भी वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा सिखाते हैं। देखिए ये के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई के, 1/4 पाई कितना? के। अब देखिए ना के का वैल्यू तो अभी आप लोग को बताया ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई का वैल्यू 3.14। तो बच्चा बच्चा जानता हो, पैदा नहीं है नहीं कि जान रहे पाई के बारे में। के का वैल्यू कितना होता है आप भी बताइए? 9 × 10⁹ होता है ना। क्या कीजिएगा, पावर को ऊपर लेके जाइए तो क्या मिलेगा आपको? 10⁻⁻9, क्योंकि पावर ऊपर गया माइनस में होगा। गुना कीजिए 9 को 4 से, 36, और 36 को कीजिए 3 से 108, और 36 को कीजिए इससे तो 183। लगभग हम ऐसा करते हैं, हमको उतना गुना करने नहीं आता है, तो इसको 111.8 कर लेते हैं, इसको 112 कर लेते हैं। ये लगभग है, आप ऐसा मत बोलिएगा ना कैलकुलेटर लगा के बोले सर जी ये गलत है, हम कैलकुलेटर से गुना नहीं किए हैं, ठीक है ना, एक अप्रोक्स दिमाग लगाएं उतना किए हैं। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कैसे कीजिएगा? ऐसे तो होगा नहीं, तो सिंपल सा बात है, हम इसको करते क्या है, यहाँ पे लिख दे, क्या लिख देते हैं, तो ऊपर में 1000 कर देते हैं और 3 जीरो इसको बढ़ा देते हैं, और डिवाइड में 112.6। ये लगभग वाला है, ऐसा मत बोलिएगा रियली में, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो आएगा 8.854 इनटू में 10⁻⁻12। यहाँ तक पता चला। अब यूनिट तो यार छोड़ चुके हैं, तो भयंकर गलत कर रहे हैं हम, हाँ? इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो देखिए ना, मेन डिवाइड के नीचे कूलम है, तो कूलम में चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये आपका वैल्यू किसका मिला? एप्सिलॉन नॉट का। देखिए आपको हम दो चीजों का वैल्यू बताए, एक बताए किसका, एक बताए के का। के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। एक वैल्यू किसका बताए? एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना बताए? 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो भाई बंधु बिहार बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड, ठीक है ना, उन लोग के लिए एक बार ये सवाल दिया गया है, पूछा गया था ना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? अगर आप एग्जाम हॉल में गए, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना कितना होता है, के का वैल्यू याद रह जाएगा ना, तो जब के का वैल्यू याद रहेगा तो आप इस मेथड से उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, और यूनिट में गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभी के के यूनिट के बारे में सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूटन साहब वाले फार्मूला को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए के चले,
देखिए इस एफ का फार्मूला आपको कितना बताए थे अभी, के Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, यही बताते हैं ना। अभी देखिए इस के का यूनिट निकाल के दिखाते हैं और इस के का डायमेंशन निकाल के दिखाते हैं, दोनों चीजें, ठीक है। अब यहाँ से के का फार्मूला क्या निकाल सकते हैं, तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यानी के बराबर क्या चला जाएगा, बोलिए, एफ आर स्क्वायर डिवाइड में Q1 इंटू में कौन सा Q2, एफ आर स्क्वायर इंटू में Q1 इंटू में कौन सा Q2। आपसे कोई पूछेगा ना कूलम्बिक कांस्टेंट क्या होता है, कूलम्बिक कांस्टेंट क्या होता है, आप उसको सीधा सा बताइएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड में Q1 Q2। पहले यूनिट निकालते हैं, बाद में और चीजें सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए आइए, किसके लिए आना है अभी, यूनिट के लिए आना है, एस आई यूनिट किए का निकालना है। अच्छा फोर्स का असाइनमेंट कुछ याद आ रहा है, फोर्स 11th पढ़ गया है ना। फोर्स के लिए एस साइन होता है न्यूटन, न्यूटन को डिनोट करते हैं एन से, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो स्क्वायर है तो लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। चार्ज के लिए क्या होता है, कूलम्ब, बताया है कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं, पहला वाला के लिए, दूसरा वाला के लिए भी कूलम्ब इनटू में कूलम्ब लिख सकते हैं। यानी इस किए का क्या मिला, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कूलम्ब इनटू में कूलम्ब, आपका क्या मिला, कूलम्ब का स्क्वायर। आपसे कोई पूछेगा ना के का यूनिट क्या होता है, बताइएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, पता चला, ठीक है। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, डीएफ समझते हैं ना, डीएफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। के बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर डिवाइड में Q1 इंटू में कौन सा Q2, पता चला। के बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर डिवाइड में Q1 इंटू में कौन सा Q2। चलिए डायमेंशनल फार्मूला को निकाला जाए, के एफ के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको डायमेंशन आज तक नहीं मालूम चला, नहीं मालूम चला ना, कोचिंग इंसेंटिव पटना का चैनल सर्च कीजिए, अभी जिस पे देख रहे हैं उस पे खोजिए, यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो का है, उसको देखिए, ठीक है ना, पता चल जाएगा सारा। एम एल टी माइनस 2। अच्छा डिस्टेंस है ना, आर है, डिस्टेंस के लिए आप लोग जानते होंगे एल, हाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी देख रहे हैं ना, उनको मालूम होगा ये होता है। ओह चार्ज, चार्ज के लिए तो कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, रियली में देखिए थोड़ा सा बताते हैं डायमेंशन। यार डायमेंशन होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़ा रहे थे तो बताते हैं दुनिया में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कितना है 7, कितना है 7, और 2 को जो है ना उसके अलावा है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा इस 7 में क्या क्या है, तो सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7। अब उसमें देखिएगा उसमें चार्ज का जिक्र है ही नहीं, चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं है, लेकिन एक क्वांटिटी उसमें है और उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये होता है। अच्छा कोई लोग सोच रहे हैं ब्रैकेट बार बार क्यों लगा रहे हैं, डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब करंट के लिए आप लोग 10th पढ़ गए होंगे ना, वहां पे तो यार बचपन वाला फार्मूला है, I बराबर में Q/T। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू में T नहीं लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे ही। अब I के लिए डायमेंशन क्या होगा, ये करंट के लिए A होगा, टाइम के लिए आपका क्या होगा T होगा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये T मिलेगा, मिल सकता है ना। यानी इस Q का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग के लिए क्या है, 80। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, ये जो सारा चीज है ना आप इसको नोट करते चलिए। वैसे आपको हम एक नोट प्रोवाइड भी करेंगे, इसके लिए पीडीएफ में लगे हुए हैं, थोड़ा दिन में तो हो ही जाएगा। देखिए इस Q के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 80 बोलेंगे। अच्छा जिन लोगों को नोट ना मिले चैनल पे पीडीएफ में वेबसाइट पे,
तो जब लॉकडाउन खत्म होगा ना तो आप लोग कोचिंग में आइएगा, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से प्रयास करेंगे। अगर बहुत जल्दी लॉकडाउन खुल जाता है, समय बचता है, तो हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो कैसे आप लोग को ऐसा तो छोड़ेगा नहीं। और दूसरा वाला चीज़ क्या है ना कि आप लोग को नोट्स देंगे। अगर बहुत बाद में लॉकडाउन खुलता है, आई होप डेट कि सितंबर तक भी कोचिंग खुल जाए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है हम लोग को, तब तक से ख़त्म कर देंगे पूरे सिलेबस को। लेकिन सितंबर तक चीज़ें नॉर्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्पीड में फटाफट आप लोग का क्लास का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा और उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, लेकिन जो नहीं खत्म होगा तो हम लोग इसका अल्टरनेट भी करेंगे। ऐसे आप वीडियो देखते रहिए, इसको मत छोड़िए। ये भी क्लास ही है 80, ये वाला चार्ज के लिए 80, ये वाला चार्ज के लिए भी कौन सा 80। अब इन सबको मिलाइए आप लोग, तो ऊपर देखिए ना m कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है ना, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो m l q t टू द पावर -2, ठीक है। और नीचे क्या मिला a और a, तो इसको a टू द पावर 2 कर सकते हैं, और t और t, तो इस t टू द पावर 2। अब देखिए, जब भी डायमेंशन लिखते हैं ना, डायमेंशन को डिवाइड में नहीं रख सकते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म उसको लिख ही नहीं सकते हैं, सबको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और जानते हैं जो भी ऊपर करेंगे ना, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस होगा, ठीक है। यानी इस के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m 10 का 10 है, l q। अच्छा, ये नीचे प्लस में, ऊपर किस में जाएगा माइनस में जाएगा, यानी a टू द पावर -2, पता चला। अच्छा, नीचे t का पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा, नीचे t का पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, और ऊपर मेरे पास 2 माइनस पहले से है, तो 2 और 2 कितना -4, यानी t टू द पावर -4। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला मिला किसका, k का। देखिए यहाँ पे k का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, यहाँ पे k का डायमेंशन है m l q a टू द पावर -2 t टू द पावर -4। यहाँ तक ठीक है। चलिए, हाँ, केस सीख लिए तो एप्सिलॉन नोट को क्यों छोड़ दे, वो भी तो साथ साथ में है ना। अच्छा देखिए ना, के बराबर आप लोग को क्या पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई के लिख सकते हैं ना। चलिए, SI यूनिट निकाल कर दिखाते हैं आप लोग को। क्या निकाल कर दिखाते हैं, SI यूनिट। तो एप्सिलॉन नोट बराबर देखिए 1/, याद है ना, डिजिट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर जिन लोगों को सब कुछ भी पता नहीं चल रहा है, फटाफट सर्च कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखें। 4 का कुछ होगा नहीं, पाई का होगा नहीं, और k का यूनिट हम लोगों को मालूम है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो ये कूलम ऊपर चला जाएगा, यानी एप्सिलॉन नोट का मिलेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक पता चला। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला लाइन को छोड़ देते हैं, भूल न जाए आप लोग इसलिए। और हाँ, एप्सिलॉन नोट का यूनिट तो सीख लिए, इसका डायमेंशन सीखते हैं। देखिए, एप्सिलॉन नोट बराबर फिर से 1/4 पाई के। अब इसका निकल है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। क्या निकल रहा है, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे कैसे, तो एप्सिलॉन नोट बराबर है 1/4 पाई, इन दोनों का तो कुछ होगा नहीं, तो लिख ही रहे हैं फालतू का। क्या होता है डायमेंशन, m l q a टू द पावर -2 t टू द पावर -4। और आपको पता है डिनोमिनेटर के टर्म हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जो जो प्लस में है वो माइनस में, जो जो माइनस में यानी प्लस में। एप्सिलॉन नोट बराबर आपको क्या मिलेगा, m - 1 l - 3 a to the power 2 t to the power 4। that is the dimensional formula of epsilon naught। पता चला। आपसे कोई पूछेगा ना एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, m to the power -1 l to the power -2 t to the power 2 and a to the power 2 and t to the power 4। समझ में आया। अच्छा, एक चीज और यार, यहाँ से यहाँ तक सीखे ना, उसको भी सीख लेते हैं।
आपसे कोई पूछेगा ना एक कूलम्ब क्या है, मान लेते हैं कोई पूछ दे तो बोलेगा आप तो 12वां में पढ़ते हो ना, एडल्ट गए हुए हो। एक कूलम्ब किसको बोलते हैं? सोचिए सोचिए, एक कूलम्ब। अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज 1 कूलम्ब, आप क्या बताइएगा उसको? सोचिए ना, क्या बता सकते हैं? देखिए बताना क्या है यार, एकदम से बहुआ वाला सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक बराबर क्या जानते हैं? के Q1 Q2 डिवाइड में कौन सा? आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को पता है। एक बराबर के Q1 Q2 डिवाइड में कौन सा? आर स्क्वायर। करते क्या है इसको? इफ मान लेते हैं कि Q1 का वैल्यू 1 है और Q2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 है। Q1 बराबर Q2 बराबर 1 क्या? कूलम्ब। और इस R का वैल्यू जो है ना हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर। इस R का वैल्यू क्या है? 1 मीटर। तो आप F बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू में 1 इंटू में 1 डिवाइड में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा सब। तो ठीक है, F बराबर आपको क्या मिला? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ये मिला ना। आप इसी को लैंग्वेज में बोल दीजिएगा। क्या बोलना है? कि दो को सेम चार्ज होना चाहिए। दो को कैसा चार्ज होना चाहिए? सेम चार्ज। और दोनों को 1 मीटर का डिस्टेंस पर रखिए। दो को सेम चार्ज होना चाहिए, दोनों को 1 मीटर का डिस्टेंस पर रखिए। और अगर उनके बीच लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होना, तब बोलेगा ना दोनों चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब है। देखिए, इफ टू सेम चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर and the value of force acting between them is 9 into 10 to the power 9 meter, then each charge will be 1 coulomb। लिख देते हैं। देखिए, if two identical, राइटिंग में पता चल रहा है ना, if two identical charge are placed at a distance of कितना है? 1 मीटर and value of force is कितना? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, then the value of चार्ज इज कितना? 1 कूलम्ब। क्या दिखा है? अगर दो को सेम चार्ज हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना और उनके बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो, हम लोग बोलेंगे ना कि उनके बीच का वो जो चार्ज है ना वो 1 कूलम्ब है। अब थोड़ा देर वेट कीजिए, आपको हम बताएंगे स्टेट कूलम्ब, एक स्टेट कूलम्ब होता क्या है। लेकिन अभी लगता है हमको इसको यहीं पे रोकना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं चले जाए इसमें। हम लोग मेन वाले टॉपिक पे आना जरूरी है। देखिए, आज कूलम्ब लॉ को थोड़ा सा कवर चले। देखिए, अच्छा थोड़ा सा याद कीजिए ना, हम लोग सीख रहे हैं इस चैप्टर को, इतना दूर तक सीखे। एक बहुत बड़ा हम लोग बात पे अभी तक फोकस नहीं किए हैं। एक बराबर क्या है आपका? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो स्टार्टिंग से सीखे, लेकिन एक चीज सोचिए आप लोग, फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। अब वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन तो आएगा। अब देखिए ना, इस पूरे क्वांटिटी में डायरेक्शन है कहीं पे? क्या नहीं है। यानी इस डायरेक्शन वाला क्वांटिटी को भी लाना जरूरी है। क्या डायरेक्शन नहीं रहेगा तो होगा नहीं। डायरेक्शन हम लोग ला सकते हैं सिंपली, बोलेंगे ना ये मेरे पास पहला चार्ज क्वांटिटी है Q1, ये मेरे पास दूसरा क्वांटिटी है, इसको क्या बोलते हैं? Q2। ठीक है, पहला वाला Q1 है, दूसरा वाला क्या है? Q2। और बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को हम लोगों ने कितना मान लिया है? R। देखिए क्या बोले, पहला चार्ज पार्टिकल Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2, बीच का डिस्टेंस कितना है? R।
अब पोजीशन वेक्टर इसको ओरिजिन मानिए। जिन लोगों को ये सब नहीं पता चल रहा है ना, यूनिट वेक्टर वाले को जरूर देखें, इसको ओरिजिन मानते हैं। तो देखिए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर नाम दे दो 0 A तो O to A चला जाएगा। और सिंपली सा बात है, हम लोग इसको वेक्टर बनाने के लिए Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, और आपको मालूम है एक इस टाइप का वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप वेक्टर या यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R कैप, ठीक है। अरे R कैप क्या है, तो R कैप है यूनिट वेक्टर, और इसका काम क्या है, डायरेक्शन बदलाना काम है। और थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन जब ये R कैप लगाएंगे ना तो ये फोर्स नहीं होगा, ये फोर्स वेक्टर हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज कूलम्ब लॉ, तो आप उसको बता सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर इनटू में R कैप। थोड़ा सा इस R कैप को हम लोग और क्या बोले हैं, इस R कैप को हम लोग बोल सकते हैं R वेक्टर बटा में R, यानी R का मॉडुलस। अगर यहाँ पर रख दे तो F वेक्टर बराबर आपको क्या मिलेगा, तो F वेक्टर बराबर आपको मिलेगा K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर इनटू में R वेक्टर डिवाइड में R। ये वाला R से वाला R को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी F वेक्टर बराबर आपको क्या मिलेगा, K Q1 Q2 R Q इनटू में R वेक्टर। देखें हम लोग न्यूटन वाले फार्मूला सॉरी कूलम्ब साहब के फार्मूला को वेक्टर के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड में R Q इनटू में R वेक्टर। ऐसा लोग सोचेगा यार क्यों लिख दिया ना, मतलब गलत है, वो तो स्क्वायर ही बोल के कहते हैं, अभी भी स्क्वायर ही है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसको वेक्टर के टर्म में लिखा है ना तो वो स्क्वायर क्यूब में चला गया है। यहाँ तक ठीक है। देखिए और आगे सीखते हैं, और थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर को लेके आते हैं। ये वेक्टर वाले टर्म है आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मेरा ड्यूटी बनता है ना, आपका भाई होने के नाते, आपका गाइड होने के नाते आपको सारी चीज़ों को बता दे, कोई भी चीज़ छोड़े नहीं। छोड़ेंगे तो नहीं, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। देखिए चल मेरे भाई क्या बना है, कोऑर्डिनेट बना है, कोऑर्डिनेट बना है। हाँ मेरे पास पहला और मेरे पास दूसरा, ये मेरे पास पहला चार्ज है, ये मेरे पास दूसरा चार्ज है। पहला वाला को हमने बोला है Q1, दूसरा वाला को हम लोगों ने क्या बोला है, Q2 बोला है, ठीक है। अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मिलेगा, ये मिलेगा। नामकरण कीजिए OAB, कर दिए। अच्छा देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर जानते हैं, एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, यही होता है ना, हेड टेल। इसको यहाँ पे कर सकते हैं, बोलेगा अपने मन से, हाँ अभी तो अपने मन से, नहीं बुझा रहे तो क्या बोले, मन ही से कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, बहुत काम देगा, ठीक है ना। ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल बनाते समय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए अब वेक्टर लॉ के हिसाब से सिंपल, अच्छा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग R वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल लॉ की मदद से लिखे ना, लिखते हैं कि अगर हम लगा ऐसे लिखे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझने का मेरा शॉर्टकट है, कुछ लैंग्वेज सीखिए अब, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन की मतलब से क्या है, देखिए तो इसका हेड है और इसका टेल है, इसका हेड है और इसका टेल है, मतलब इन दोनों जुड़ रहा है। कौन कौन जुटा, तो R1 वेक्टर को जोड़े हैं ना, और किसको जोड़े हैं, R वेक्टर को। तो हम लोगों को मिला कौन सा वेक्टर है, R2 वेक्टर। ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा ना, तो R वेक्टर बराबर मिलेगा R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, ऐसा मिल सकता है। अब फिर से कूलम्ब साहब को याद कीजिए, तो कूलम्ब साहब तो सिंपली बोल के गए हैं ना, ये बराबर में K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, खाली इतना थोड़ी बोल देते हैं। अगर फोर्स है तो कैप तो लगाना पड़ेगा, लगा दिए कैप। चलो अब देखिए ये बराबर में K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। अच्छा इस कैप को ऐसे लिख सकते हैं ना, R वेक्टर डिवाइड में R,
तो इस F बराबर और क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड में RQ, और इस R वेक्टर का वैल्यू R2 वेक्टर माइनस में कौन सा R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस में कौन सा R1 वेक्टर। अच्छा R2 को क्या बोले हैं, R2 वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज कौन सा Q2। R1 को क्या बोले हैं, R1 को बोले हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, लैंग्वेज पता चल रहा है ना मेरे भाई, चार्ज Q1। एक Q1 का चार्ज, दूसरा वाला किसका पोजीशन वेक्टर है, एक Q2 का पोजीशन वेक्टर, दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर है Q1 का। खैर इससे ज्यादा आप लोग को पोजीशन वेक्टर से सवाल नहीं आएगा। हाँ अब थोड़ा सा आगे सीखते हैं न्यूमेरिकल वाले सिचुएशन की ओर। देखिए कूलम लॉ की मदद से नेचर निकालते हैं, ठीक है, कूलम लॉ की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, नेचर। F बराबर क्या जानते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड में कौन सा R², यही जानते हैं ना। आपको सिंपल सा मैथमेटिक्स तो याद होगा ना कि प्लस इंटू में प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू में माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू में प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू में माइनस क्या होता है माइनस। क्या देखें, अगर सेम सेम वाला रहेगा ना तो उसका नेचर आपको क्या मिलने वाला है प्लस, और अगर वो पॉजिटिव वाला रहता है ना तो उसका नेचर क्या मिलने वाला है माइनस। आप याद कीजिए सेम सेम चार्ज रिपल्स करता है, अट्रैक्ट करता है, सेम सेम रिपल्स करता है। यानी हम लोग कूलम साहब की मदद से फोर्स निकाले, कूलम साहब का फार्मूला लगा उसकी मदद से फोर्स निकाले, तो या तो उस फोर्स का वैल्यू प्लस में आएगा या तो उस फोर्स का वैल्यू किस में आएगा माइनस में, या तो उसका वैल्यू प्लस में आ सकता है या तो उसका वैल्यू किस में आ सकता है माइनस में। तो अगर इस फोर्स का वैल्यू प्लस में आ जाए, प्लस में आ जाए, प्लस में, प्लस कहने का मतलब क्या है दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो जो भी प्लस में आएगा ना आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा सर जी रिपल्स करेगा, और जो भी माइनस में आएगा ना सीधा सा बोलना है सर जी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब देखिएगा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, न्यूमेरिकल बनाते हैं, लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड इट्स नेचर, क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड इट्स नेचर। यार फोर्स तो लगा निकाल देंगे Q1 Q2 R², नेचर कहाँ से, अरे यार जब फोर्स का वैल्यू प्लस में आएगा क्या बोलना है रिपल्स करेगा, और जब भी फोर्स का वैल्यू माइनस में आएगा ना क्या बोलना है अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक ठीक है। जब प्लस में आएगा तो रिपल्स, जब माइनस में आएगा तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक पता चला। देखिए इतना क्वांटिटी सीखने के बाद अब आगे